Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, सबको तो बयान नहीं किया जा सकता, चंद एक तरह एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी हो जाए। कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। अब बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जितना ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगा बोन्स उतनी हार्ड हो जाएंगी, उतनी मजबूत हो जाएंगी, और जितना कम कैल्शियम डिपॉजिट होगा बोन्स हमारी उतनी सॉफ्ट हो जाएंगी, उतनी नरम हो जाती हैं। अब ये कैल्शियम बच्चों कहाँ से आता है? हमारे ग़िज़ा से, हमारे डाइट से। हम जो खाना खाते हैं तो उसमें जो कैल्शियम होगा वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। अब ब्लड में जब ये डिसॉल्व होता है तो फिर एक हार्मोन होता है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आपके गले में होता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। सो अब कैल्सीटोनिन आपके ब्लड में जो ज्यादा कैल्शियम होगा उसको डिपॉजिट करा देगा बोन्स के अंदर, और आपकी बोन्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। सो ये पूरा प्रोसेस ध्यान में रखिएगा। आपके फूड से कैल्शियम आया आपके ब्लड में, फिर थायराइड का जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन, उसने आपके ब्लड में से कैल्शियम लेकर आपकी बोन्स में जमा करा दिया। आपकी बोन्स हो गई मजबूत, कैल्शियम जो है वो ब्लड में लेवल पर आ गया। अब यहां अगर आपकी बोन्स वीक हो जाए, आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाए, इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपकी डाइट में कैल्शियम ना हो, तो उससे जब ब्लड में कैल्शियम ही नहीं होगा तो फिर कैल्सीटोनिन किस चीज को डिपॉजिट कराएगा ब्लड बोन्स में? किसी चीज को भी नहीं। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा? आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। दूसरा होता है जी कि कैल्सीटोनिन ना बने। अब कैल्सीटोनिन को बनाने के लिए या कैल्सीटोनिन को एक्शन करने के लिए ना एक विटामिन की भी जरूरत होती है। ये जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन, ये एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी आप सूरज की रोशनी से आसानी से हासिल कर सकते हैं। बट अगर विटामिन डी नहीं होगा तो फिर कैल्सीटोनिन भी काम नहीं कर पाएगा, तो भी आपके बोन्स के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक, तो दैट आर टू। और फिर थायराइड में कोई इशू हो जाए, कैल्सीटोनिन ना आए, तो हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी, आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी, आपकी बोन्स की जो है वो सख्ती खत्म हो रही है, आपकी बोन्स जो है वो वीक हो रही है हाइपोकैल्सीमिया से, क्योंकि आपके बोन्स में कैल्शियम की कमी है। ठीक, सो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी। इससे क्या होगा? हमारी बोन्स, और फिर कैल्शियम हमारी दांतों में भी जमा होता है, तो बोन्स भी प्लस दांत भी हमारे वीक हो जाते हैं। और इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका पहला रीजन हो सकता है जी कि आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है, सो उसकी वजह से आपके बोन्स में कैल्शियम नहीं आ पा रहा। दूसरा रीजन हो सकता है जी कि आप विटामिन डी नहीं है आपके पास। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्सीटोनिन वर्क नहीं कर पाएगा, तो भी आपकी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। फिर थायराइड का कोई इशू है तो उससे फिर कैल्सीटोनिन ना बने, उसका भी रीजन हो सकता है। सो ये होता है जी हाइपोकैल्सीमिया। आपके बोन्स, आपके दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम जमा नहीं हो पा रहा होगा, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम आपके ब्लड में था, जिसकी वजह से आपकी बोन्स और आपके दांत वीक हो गए। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। अब बच्चों, ये डिसऑर्डर बच्चों में एक बड़ी मौलिक बीमारी पैदा कर देता है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। और अगर ओल्डर एज में हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, बड़े लोगों के अंदर, ज्यादा उम्र वाले लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाए, तो इससे जो उनकी बीमारी होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए, उनके खून में कैल्शियम नहीं है या कम है, बोन्स में नहीं आ पा रहा, बोन्स वीक हो जाएंगी, तो बच्चों में जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं रिकेट्स। और अगर बड़े लोगों में हो जाए, बड़े लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी हो, तो उनमें रिकेट्स नहीं होगा, उनमें होगा ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहले ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, पोरोसिस का मतलब होता है पोर वाली, यानी हड्डियां जो है वो सुराख वाली हो जाएंगी। डायग्राम को जरा कंपेयर करें। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल बोन है जिसमें अच्छा खासा कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, स्पॉन्जी बोन देखें आप कैसी है। जबकि राइट साइड पर जो बोन है ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली है, यानी इस शख्स में कैल्शियम की कमी थी। तो अब इसकी बोन्स में आप देखें जो पोर्स होते हैं
स्पॉन्जी बोन में वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है वहाँ पे, खाली है। सो कैल्शियम की कमी से इनकी हड्डियों में सुराख वाली हड्डियाँ हो जाती हैं, भोरी सी हड्डियाँ, ज़्यादा पोर्स हो जाते हैं इनकी स्पॉन्जी बोन में। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इससे क्या होगा, अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन्स होती हैं जिनमें ज़्यादा सुराख होंगे, ज़्यादा वाइड होल्स हो जाएंगे, इन पोर वाली बोन्स जो हैं ये वीक हो जाएंगी, पतली भी हो जाएंगी, वीक भी हो जाएंगी, आराम से ये ब्रेक हो सकती है, आराम से ये तोड़ी जा सकती हैं, टूट जाती हैं। ज़रा सा वजन, ज़रा सा कोई फिजिकल ट्रॉमा आए तो ये डैमेज हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। ये बीमारी ओल्ड एज में बहुत कॉमन होती है, बहुत कॉमन हो जाती है, क्योंकि डाइट के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, थायराइड में इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ओल्ड एज में ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, तकरीबन हर उम्र में कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को ये हो जाती है। मैन में भी होती है, औरतों में, आदमियों में, दोनों में होती है, बट कंपेयर करें तो औरतों में ज़रा ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। बहरहाल होगी सब में, औरतों में भी होती है, मर्दों में भी होती है, लेकिन मर्दों में ज़रा कम पाई जाती है, कम हड्डियों में होगा, औरतों में ज़रा ज़्यादा होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस आपके जिस्म की किसी भी हड्डियों में हो सकता है, बट जो ज़्यादातर ये अगर पाया जाएगा तो ये हिप बोन में, स्पाइंस में या रिस्ट की बोन्स में ये ज़रा ज़्यादा हो जाता है अक्सर। सो ये है जी हाइपोकैल्सीमिया का जो इम्पैक्ट ओल्डर एज में होता है। और अगर कैल्शियम की कमी है, हाइपोकैल्सीमिया बच्चों में हो रहा है, सो बच्चों में जो डिसऑर्डर हो जाता है उसको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है जी कि ये जो बच्चों के पैर की बोन होती हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी है तो ये नरम हो गई, नरम होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और वीक होने की वजह से चूंकि इनके ऊपर पूरा बॉडी लोड होता है ये कर्व हो जाती हैं, तीर कमान में जो कमान होता है ना बिल्कुल वैसे कर्व हो जाती है। ये जो पैर की हड्डियां कर्व हो रही हैं ड्यू टू वीकनेस, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, इस कंडीशन को हम कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, ये बच्चों में होता है जी। इसका वजह कुछ भी हो सकती है तो वजह वही हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी तो दो वजूहत से भी हो सकती है, कई वजूहत हैं। खाने में कैल्शियम की कमी है, या बच्चों को विटामिन डी नहीं मिल पा रहा, तो क्या खाने में भले कैल्शियम है बट विटामिन डी नहीं मिल पा रहा तो भी जो है बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। दोनों वजूहत हो सकती हैं। बहुत से लोग जो हैं जो गरीब ममालिक में हैं तो वहाँ बच्चों में अगर रिकेट्स हो रहा है तो वहाँ डाइट में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, और शहरी इलाकों में चूँकि हमारे घरों में जो है वो रोशनियाँ कम होती हैं, सनलाइट नहीं पहुँच पा रही होती, तो यहाँ फिर डाइट में भले उनके कैल्शियम ज़रूर हो बट उनके पास विटामिन डी की कमी की वजह से उनके अंदर ये रिकेट्स हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी आपको बता चुका हूँ मैं, कैल्शियम का भी बता चुका हूँ। आप जो डाइट में खाना खाते हैं, आप जो खाना खाएंगे उसका जो कैल्शियम है वो ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड से कैल्शियम आपने डिपॉजिट कराना है बोन्स में ताकि बोन्स मजबूत हो जाए। अब यहाँ आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो ब्लड में कैल्शियम चाहिए जो आप डाइट से लाएंगे, दूसरा आपको विटामिन डी चाहिए ताकि जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन वो अपना काम कर सके। तो दो चीज़ें तो मेजर हो जाएंगी यहाँ, कैल्शियम और विटामिन डी। सो बच्चों में तो ये दोनों वजूहत से हो सकता है, विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी। ये तो थे दो डिसऑर्डर्स, एक ऑस्टियोपोरोसिस और एक रिकेट्स। इन दोनों का ताल्लुक हाइपोकैल्सीमिया से है, यानी कैल्शियम की कमी से। अब आते हैं एक और बड़ा मेजर डिसऑर्डर पाया जाता है स्केलेटल सिस्टम में, एर्थराइटिस। ये जॉइंट्स का डिसऑर्डर है, जॉइंट्स का, यानी आपने पढ़ा है ना इस चैप्टर में कि दो हड्डियां जहाँ जुड़ती हैं उस हिस्से को हम कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स में डैमेज हो जाएगा। डायग्राम देखते रहे आप साइड में, लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल जॉइंट है, राइट साइड पे एक अर्थराइटिस का जॉइंट है। जॉइंट जो है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जॉइंट में सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट में दर्द होने लगेगा, और फिर ये जॉइंट जो है आप इमूवेबल हो जाएगा। या तो आप मूव कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, जाहिर बात है पेन रिड्यूस करने के लिए आप इसको मूव ही नहीं करेंगे। तो जॉइंट में अगर डैमेज हो जाए जिसकी वजह से जॉइंट में सूजन हो जाए, जॉइंट में दर्द होने लगे, जॉइंट इमूवेबल हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं एर्थराइटिस। ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड, सख्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो ना सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो सख्त हो जाएंगे, काफ़ी स्टिफ हार्ड हो जाते हैं। और फिर जाहिर है ये दर्द दे रहा होगा ये हिस्सा जॉइंट, तो फिर बंदा जो है वो इमूवेबल हो रहा है तो वो क्रिपल हो जाता है, लावारिस हो जाता है, चल नहीं पा रहा होता। इसकी कई वजूहत हैं, कॉजेस यानी कि इसकी वजूहत। सबसे पहली तो इनहेरिटेंस है, माँ बाप से मुंतकिल होता है ये कंडीशन। वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, किसी फिजिकल एक्सीडेंट, किसी फिजिकल ट्रॉमा, कोई इंजरी जॉइंट पे हो जाए तो उससे जॉइंट डैमेज हो जाएगा, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। इसके अलावा ऑटो इम्यून सिस्टम, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है।
जो किसी भी जो एक्सटर्नल पैथोजेंस आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये उनको जो है ख़त्म करता है हमारी बॉडी से। बाज़ औक़ात आपका इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, इसको कहते हैं हम ऑटो इम्यून सिस्टम। तो बाज़ औक़ात हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे जॉइंट्स के सेल्स को गलती से डैमेज कर देता है, हमारा जॉइंट गलती से डैमेज हो जाता है। सो ऑटो इम्यून सिस्टम भी इसका जो है वो कॉज हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है। ऑब्सेसिटी होती है, एज होती है जी, बहुत बड़ी वजह है एज की वजह से, क्योंकि जॉइंट जितना एज हो जाएगा आपने उतना जॉइंट को यूज़ कर लिया, यूज़ होने के बाद जॉइंट में आहिस्ता आहिस्ता डैमेजेस होती रहती हैं, तो एज इज ऑल्सो अ फैक्टर। सिम्टम्स क्या है जी? जॉइंट में दर्द होगा, जॉइंट में जो है वो सख्ती आ जाएगी, आपके जॉइंट में या जॉइंट के आसपास आपको सूजन मिलेगी, और आपकी जो मूवमेंट होगी ना जॉइंट की, वो आप बड़ी महदूद कर रहा है। दर्द हो रहा होगा तो फिर आप जॉइंट को ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी आपकी जॉइंट की। और आपकी जो स्किन है वहाँ से रेड भी हो सकती है, जॉइंट के पास से गर्म भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है सूजन की वजह से। तो ये थे सिम्टम्स। अब इसके इलाज पे आते हैं। दर्द के लिए पेन किलर दिया जाता है, दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है और मूव नहीं कर पा रहे, ये तीन बड़े मजे आते हैं ना, एक तो सूजन हुई भी है, तो सूजन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं जो सूजन को रिड्यूस कर देती हैं, ट्यूब की शक्ल में भी होती हैं। पेन के लिए पेन किलर दे दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी पेन किलर्स दी जाती हैं, डॉक्टर की तरफ से रिकमेंड की जाती हैं जो पेन को रिड्यूस कर दें। और फिर फिजियोथेरेपी कराई जाती है जी, ताकि ज्वाइंट जो है वो मूवेबल हो पाए। ठीक है, ज्वाइंट को मूवेबल करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट किस्म की फिजियोथेरेपीज कराई जाती है। आजकल आर्टिफिशियल ज्वाइंट को लगाने की सर्जरी भी काफ़ी इफेक्टिव है। रबड़ या प्लास्टिक के ज्वाइंट्स बनाए जाते हैं, फिर जो डैमेज अर्थराइटिस वाला ज्वाइंट होता है इसको फिर रिप्लेस करके वहाँ पर रबड़ या प्लास्टिक का ज्वाइंट लगा दिया जाता है। तो ये इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। अब इसकी टाइप्स पर बात करते हैं तो ये तीन किस्म का होता है। एक कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वजूहात हैं ये, वजूहात की वजह से हमने ये टाइप्स बनाई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एज की वजह से अगर ज्वाइंट डैमेज हो जाए, एज की वजह से, उम्र की वजह से। उम्र की वजह में क्या होगा, जाहिर है आप जितने साल के हो गए उतना आपने ज्वाइंट को यूज कर लिया। सो एज या ओवर यूज करने की वजह से अगर आपके ज्वाइंट में तोड़ फोड़ हो गई है और ज्वाइंट जो है वो आपका डैमेज हो गया है, सूजन हो गई है, इमूवेबल हो गया है, तो इसको हम कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ज़्यादातर आपके नी, हिप्स, पैर या जो स्पाइन है, यहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर अक्सर जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें एज फैक्टर नहीं होता, इसमें जो आपके इम्यून सिस्टम है वही गलती से आपके ज्वाइंट के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। आपका इम्यून सिस्टम गलती से ही आपके ज्वाइंट के सेल्स पर अटैक करेगा, वहाँ डैमेज कर देगा, तो आपके ज्वाइंट में दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। और सोरियाटिक आर्थराइटिस ये भी बिल्कुल रियूमेटॉइड की तरह ऑटो इम्यून है, ये भी, इसमें भी आपके इम्यून सिस्टम जो है वो गलती से आपके ज्वाइंट के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। बट इसमें जो है आपको दर्द के साथ साथ, सूजन के साथ साथ आपकी स्किन पर ना, ज्वाइंट के ऊपर जो स्किन होती है वहाँ रेड से जो है इचिस, मतलब खुजली वाले रेड से पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। सो ये थे जी डिसऑर्डर्स, तीन डिसऑर्डर देखा जाए तो हमने पढ़े, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और आर्थराइटिस। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट एमसीक्यूज पर, सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यूज है सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन। बच्चों में अगर हड्डियां नरम या सॉफ्ट हो जाएं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिकेट्स या रियोमेटिक फीवर। तो बच्चों में अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, तो उनकी बोन्स जो हैं वो कर्व हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, बोन्स हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ब्लड में मौजूद कैल्शियम को ब्लड बोन्स में एब्जॉर्ब कराना है तो कौन सा विटामिन चाहिए होता है? बच्चों इसका जवाब है विटामिन डी चाहिए होता है। द स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट का सूज जाना क्या कहलाएगा? आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स या नन ऑफ दिस। सो ज्वाइंट्स की स्वेलिंग, पेनफुल हो जाना, इमूवेबल हो जाना आर्थराइटिस कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन। ऑस्टियोपोरोसिस वैसे तकरीबन ओल्ड एज में जाके सबको होता है, लेकिन ज्यादा कॉमन किस में होगा, मैन में, वुमेन में, चिल्ड्रन में या नन ऑफ दीज? तो मोर कॉमन इन वुमेन, ज्यादातर ये औरतों में हो जाता है। अब आते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम मेजर डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम।
स्केलेटन सिस्टम के कुछ मेजर डिसऑर्डर्स आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपने हाइपोकैल्सीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स को एक्सप्लेन कर दिया। हाइपोकैल्सीमिया में आपने लिख दिया, द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड अफेक्ट्स द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स which leads to bone and dental weakness. This condition is called hypocalcemia. खून में कैल्शियम की कमी है तो बोन्स के अंदर भी कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, जिससे बोन्स और दांत वीक हो जाएंगे। इस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। इन चिल्ड्रन इट कैन लीड टू रिकेट्स एंड इन ओल्डर एज इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों में ये रिकेट्स और बड़ों में ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह बन जाती है। फिर आपने ऑस्टियोपोरोसिस एक्सप्लेन किया। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पोरस बोन्स। इट इज अ डिजीज दैट थिन्स एंड वीकन्स द बोन्स। बोन्स बिकम फ्रेगाइल एंड ब्रेक इजीली. It is more common in old age. Women suffer more than men because of their level of estrogen secretion falls. Osteoporotic bones break more. Osteoporotic bone breaks are most likely to occur in the hip, spine or wrist. But other bones can break too. फिर rickets को आपने explain किया. The softening and weakening and curving of bones in children is called rickets. It is either due to deficiency of calcium or the deficiency of vitamin D. Vitamin D play vital role in absorption and deposition of calcium in bones. अब आते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों एथराइटिस का आ सकता है। एथराइटिस को मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ज्वाइंट की सूजन, दर्द हो जाना, इमूवेबल हो जाना एथराइटिस कहलाता है। कॉजेज भी आपको बताया, सिम्टम्स भी बताए, ट्रीटमेंट भी बताई, टाइप्स भी बताई। वही सब कुछ हमने इस सवाल के आंसर में लिख दिया। कॉजेज भी देखने वही हैं, सिम्टम्स भी चाहे तो नोट डाउन कर लिएगा। फिर ये आ गए इसके ट्रीटमेंट और वो 3 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन द बोन हीलिंग प्रोसेस। बोन हीलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। बोन हीलिंग प्रोसेस क्या होता है? अक्सर हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी हमारी टूट जाती है, बीच में से ब्रेक हो गई, तो फिर हम देखते हैं जी कि तकरीबन 4-6 हफ्तों में हमारे ये जो बोन ब्रेक हुई है ये खुद अपने आप को रिपेयर कर लेती है, जुड़ जाती है। इसे कहते हैं बोन हीलिंग प्रोसेस। बड़ा ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप प्लास्टर बांध देते हैं ताकि आपकी जो हड्डी जहाँ से ब्रेक हुई है ना वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर पाए। सबसे पहले आपके जो ब्लड होता है वो उस जगह पर जहाँ से हड्डी टूटी है वहाँ एक क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनने के बाद जो आपके ब्लड के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो जो डैमेज सेल्स होंगे उनको ख़त्म कर देंगे, और जो बोन में ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये आपके बोन्स के जो डैमेज सेल्स होंगे उनको ख़त्म कर देंगे, यानी सफाई कर देंगे उस जगह की। रिमेंबर यहाँ याद रखिएगा, हमने पढ़ा था हमारे बोन्स में 3 तरह के सेल्स हैं। ऑस्टियोसाइट जो कि बोन सेल्स होते हैं, इनको बनाने वाले होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, इनको ख़त्म करने वाले होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। सो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ वहाँ पर सबसे पहले ब्लड ने एक क्लॉट बनाया। क्लॉट बनने के बाद ब्लड के जो फैगोसाइटिक सेल्स थे उन्होंने जो सेल्स डैमेज सेल्स थे सेल्स को ख़त्म कर दिया, खा गए, फिनिश कर दिया। और जो ऑस्टियोक्लास्ट थे उन्होंने बोन्स के अगर कोई फ्रैगमेंट्स थे तो उनको डिसॉल्व कर दिया, जगह साफ हो गई। अब उसके बाद दूसरे जो आपके बोन सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, उनका काम शुरू हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर कुछ सेल्स बनाते हैं। वो सेल्स जो है कार्टिलेज का एक मास बना लेते हैं, और जो ब्लड क्लॉट बना हुआ था ना अब वो खत्म हो जाता है और वो कार्टिलेज का मास उसको रिप्लेस कर देता है। उस मास को हम कहते हैं कैलस। ठीक है, वो जो शुरू में ब्लड क्लॉट बना था अब वो खत्म हो गया और उसकी जगह ऑस्टियोब्लास्ट ने एक कार्टिलेज का समझ लें कैप्सूल बना दिया, उसको हम कह रहे हैं कैलस। उधर मजबूत हो गया हिस्सा। अब उसके अंदर अब सारा रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू होगा। जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो नए नए सेल्स बनाते जाएंगे, नए नए सेल्स आपके बोन्स के साथ अटैच होते जाएंगे और यूं आहिस्ता आहिस्ता आपकी बोन्स वापस जुड़ जाएगी। ठीक, सो यही प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पर भी। 3 टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास बोन्स में एसोसिएट मौजूद होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन्स फॉर्म करते हैं बोन सेल्स को, ऑस्टियोसाइट्स ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन्स को डिसॉल्व करने वाले सेल्स होते हैं। रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन जो है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है किसकी? ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट की। ये बनाते हैं, ये खत्म करते हैं। यूजुअली अ पीरियड ऑफ 6 वीक इज रिक्वायर्ड। 6 हफ्तों का टाइम चाहिए होता है सारे बोन हीलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, ब्लड फॉर्म करेगा एक क्लॉट अराउंड द इंजर्ड साइट। सबसे पहले ब्लड जो है वो एक क्लॉट बना देता है इंजर्ड जगह पे। फिर ब्लड में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंजेस्ट कर देते हैं सेलुलर डिब्रीज को, यानी कोई डैमेज सेल्स है उनको खत्म कर देंगे।
इसी तरह जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे वो डिसॉल्व कर देंगे किसको, बोन के फ्रैगमेंट्स को, जगह साफ कर दी, इंजर्ड साइट साफ हो गई। बोन फ्रैगमेंट जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट ने खत्म किए और जो सेलुलर डेब्रीज थी वो ब्लड ने खत्म कर दी। अब क्या होता है, अब इसका काम होगा जी ऑस्टियोब्लास्ट का। यहां पर देखें जी, ये रहा ऑस्टियोब्लास्ट फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरियोस्टियम विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। अब जो बोन की जो फर्स्ट लेयर होती है पेरियोस्टियम, चूंकि वो रप्चर हो गई है तो इसकी वजह से ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट आ गए। अब ऑस्टियोब्लास्ट का काम बताया गया आगे। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स फॉर्म अ पोरस मास ऑफ कार्टिलेज एंड बोन कॉल्ड कैलस दैट रिप्लेस द ब्लड क्लॉट। इन्होंने सबसे पहले कार्टिलेज बोन का एक मास बनाया जिसको हम कैलस कहते हैं, जिन्होंने ब्लड क्लॉट को हटा के खुद उसकी जगह आ गए। विद इन कैलस, अब कैलस के अंदर रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। ब्लड ने प्रोवाइड की नरिशमेंट, ऑस्टियोक्लास्ट ने जो है वो कैलस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू करेगा ताकि पीछे से बोन बनती जाए, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अब आपके बोन को रिप्लेस करने लग जाएगा। दस इन दिस वे द फ्रैक्चर हैज बीन हील्ड, फ्रैक्चर जो है वो सही हो जाएगा। सो दैट इज द बोन हीलिंग प्रोसेस। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।